सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनो 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि नए वेंडर के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। इसमें जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आए थे वो वाले, ठीक है। पहली वीडियो में ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए डाल चुका हूँ, जिस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एरर डिटेक्शन के सभी क्वेश्चन। उस वीडियो पर जो फीडबैक मिला है वो भी मैंने काफ़ी हद तक देखा है, जिसमें आप में से काफ़ी बच्चे वॉइस नरेशन और PQRS की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारी जो अगली वीडियो रहने वाली है इस वीडियो के जस्ट बाद वाली, वो वीडियो आपकी PQRS की रहेगी और उसके अगली वाली वॉइस नरेशन की रहेगी। एक ही वीडियो के अंदर वॉइस नरेशन कंप्लीट करा दूंगा और इसके अलावा एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि पैसेजेस की भी ले आऊँ, जिसमें से कुछ पैसेजेस को डिस्कस करके आपको आइडिया लग जाए कि अगर बाई चांस CGL के पेपर में पैसेज आते हैं तो किस तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी साइड से रहेंगी आपके लिए, एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बाय द टाइम वी विल रीच द कंसर्ट वी विल हैव, मतलब वी विल रीच द कंसर्ट विल हैव स्टार्टेड। जैसे ही आपने देखा, मैंने आपको कल की जो क्लास थी शायद उसका पहला ही क्वेश्चन बाय द टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। मतलब पिछली जो वीडियो थी, कल की क्लास ना कह के जो एरर डिटेक्शन वाली वीडियो थी, उसमें भी हमारा पहला क्वेश्चन यही था। और आपको मैंने कई बार बताया कि बाय द टाइम के साथ आपको याद रखना है कि अगर इधर V1 है, इधर आपका बेसिकली क्या आता है, विल हैव प्लस V3 यानी कि फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। अगर आपका इधर V2 है तो इधर आपका क्या आता है, पास्ट का परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस V3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दो स्ट्रक्चर बाय द टाइम के साथ बनते हैं। बाय द टाइम के साथ कभी भी विल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक टाइम क्लॉज है और टाइम की क्लॉज हो या कंडीशन की क्लॉज हो, उसमें कभी भी हम सेल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बाय द टाइम एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, वी सब्जेक्ट है, विल आपका नहीं आना चाहिए, रीच आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, द कंसर्ट मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है, विल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टेड आपकी मेन वर्ब है। तो कौन से वाले, मतलब क्या इंप्रूव हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। रीच इसलिए नहीं होगा क्योंकि आगे विल दे रखा है, हैव रीच्ड यहाँ पे नहीं लगाते हम, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, वी रीच इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल टू क्लाइंब स्टेयर्स बिकॉज हर लेग्स इज एकिंग। देखो सबसे पहला तो ये है कि लेग्स है, लेग्स है तो प्लूरल है, प्लूरल है तो इज नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सिंपल ये देखें तो ये इज है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे इज वाला ये था तो नो सब्स्टिट्यूशन भी गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे हैव है, लेकिन हमने पास्ट देख रखा है कि सेंटेंस किस में चल रहा है, आपका पास्ट में चल रहा है, ठीक है। अगर पास्ट में चल रहा है तो पास्ट का टेंस आना चाहिए, ना कि हैव। तो ये हैव भी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन सी हैड बीन ए। अब ये वैसे हैड बीन होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ऐसे कर दिया, हैड प्लस बीन प्लस एच इज, मतलब एक इज कर दिया है, तो ये तो ES वाली फॉर्म बना दी है, ये तो ED फॉर्म आनी चाहिए थी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इज आ नहीं सकता है क्योंकि लैक्स है प्लूरल, तो इज वाला वैसे गलत है। तो अब यहाँ पे मजबूरी में हमें क्या लगाना पड़ेगा, बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, हैव बीन एकिंग कॉन्स्टेंटली सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वैसे सिंस मॉर्निंग को अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कर रखा है, हो सकता है टीम से गलती से हो गया हो सकता है SSC ने कर रखा हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बाकी ये आंसर हमें यहाँ पे यही पॉसिबल ऑप्शन है अगर सारे ऑप्शन में से देखा जाए तो। ये वाला वैसे होना चाहिए था, हैड बीन एकिंग आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा है तो नहीं हो पाएगा। वाज है, वैसे कायदे से देखोगे ना अगर टाइमलाइन पे भी, तो आपको पास्ट परफेक्ट ज़्यादा सही लगेगा। द लेडी वॉज अनेबल टू क्लाइंब स्टेयर्स, लेडी मान लीजिए वॉज अनेबल, पास्ट के किसी पॉइंट पर अनेबल थी। क्यों अनेबल थी? क्योंकि सुबह से ही उसके पैर में दर्द हो रहा था, यानी यहाँ सुबह थी, सुबह से लेके जिस पॉइंट की ये बात करी जा रही है उस पॉइंट तक। तो ये आपका पास्ट का एक्शन है, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। तो कायदे से देखा जाए तो देयर इज नो करेक्ट ऑप्शन, लेकिन अगर इनमें से चूज करना है तो बी इज द ओनली पॉसिबल आंसर, ठीक है। वैसे हैड बीन आपका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन वो है नहीं अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट देखेंगे आगे, द प्लेन लैंडेड इन द एयरपोर्ट। अब सबसे पहले एयरपोर्ट के साथ में एट का प्रयोग करते हैं, ना कि इनका, ठीक है। तो लैंडेड एट द प्लेटफॉर्म, मतलब एट द एयरपोर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स तो नहीं आएगा, उसकी तरफ थोड़ी लैंड करता है, इनटू उसके अंदर नहीं जाएगा, टू भी डेस्टिनेशन नहीं है, जनरली हम एट का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये आपका क्या है, पोजीशन को दिखाता है, एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट, ठीक है। सो लैंडेड एट द एयरपोर्ट लिखेंगे, ना कि, वैसे टू पॉसिबल ऑप्शन है लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे एट ही रहेगा आपका। आगे देखेंगे, अगला आपका है इफ़ आई वॉज यू। देखो जब भी हम बात करते हैं इमेजिनरी सिचुएशंस की, अगर मैं आप होता, ये इमेजिनेशन है। क्या मैं आप हो सकता हूँ? कभी नहीं हो सकता हूँ। क्या आप मैं हो सकता हूँ? नहीं हो सकते हो। ये इमेजिनेशंस होती हैं, और इमेजिनेशंस के केस में हमें कभी भी वॉच का प्रयोग नहीं करना होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें वर लगाना होता है।
तो इफ आई वर यू आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इफ आई वर यू। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द टीम हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द मैच सिंस 2 months। देखो बहुत सिंपल है, 2 months आपका क्या है, आप कहोगे सर एक पीरियड ऑफ टाइम है, वैसे सेंटेंस ब्रेक करना चाहोगे तो द टीम सब्जेक्ट है, हैज़ बीन प्रिपेयरिंग आपका क्या है, वर्ब है, यहाँ पे हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयरिंग आपका मेन वर्ब है। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द मैच, ठीक है। और कब से कर रहे हैं, ये वाला जो फॉर है ये पर्पज बता रहा है, ये वाला जो फॉर है ये टाइम बताएगा, तो फॉर 2 months आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग 2 months तो नहीं बनेगा क्योंकि 2 months के दौरान नहीं, ड्यूरिंग का यूज जब करते हैं जब किसी पीरियड के दौरान कोई काम होता है, ठीक है। फ्रॉम नहीं लगाते हैं कभी भी, ये बात ध्यान रख लेना परफेक्ट टेंस में, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, तो ये फॉर 2 months इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका कहता है आपसे, इसी चला देना यार एक बार, आई एम नॉट यूज्ड विथ दिस काइंड ऑफ वर्क। अब भाई देखो ध्यान रखना है आपको, ये जो यूज्ड है ना, इसके साथ में पहले तो विथ नहीं आता, यूज्ड टू आपका आता है, ठीक है, यूज्ड टू आता है सबसे पहले, तो ये ध्यान रख लेंगे। अगर आपको जस्ट आंसर मार्क करना है बेटा, तो आप कहोगे सर फॉर नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा, विथ तो आएगा ही नहीं, तो टू वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यूसेज आपको बता देता हूँ, यूज टू सामान्यतः है मेजरली 3 तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है, यूज्ड टू। सबसे पहला ये एक मॉडल है, पास्ट की हैबिट बताता है, इसके बाद में वी बनाती है ना, ध्यान रखेंगे। दूसरा ये एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, जहाँ पे यूज्ड एडजेक्टिव है, टू प्रेपोजिशन है, तो जब भी एडजेक्टिव होता है तो इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या फिर कोई नाउन आता है, ठीक है। इसके अलावा इसको पैसिव वॉइस में भी यूज कर लेते हैं, जहाँ पे यूज्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और इसके पहले कोई बी की फॉर्म आती है। ध्यान देंगे जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसके पहले भी कोई ना कोई बी की फॉर्म, या आप कह सकते हैं कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब, शॉर्ट में एल भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और जब ये पैसिव होता है तो कोई ना कोई बी की फॉर्म इसके साथ आई होती है, और इसके बाद क्या आता है, तो आप पाओगे इसके बाद 2 + V1 आता है, यानी कि इन्फिनेटिव आता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 के बाद नाउन दे रखा है, नाउन दे रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हैबिट को दिखाने के लिए आता है ये वाला यूज्ड, तो आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वर्क का मतलब हो जाएगा इस तरीके के काम की मुझे आदत नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है, द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक। सबसे पहले ध्यान देंगे ये जो एक्सप्लेन वर्ब है ना, ये डाई ट्रांजिटिव नहीं है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है यहाँ पे एक्स मतलब कोई वर्ब आएगी, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई गेव हिम अ पेन, आई टॉट हिम अ लेसन, आई गिफ्टेड हर अ वॉच, ये इस तरीके की वर्ब है। लेकिन ये जो खास करके थोड़ी लंबी वर्ब होती है ना, जैसे एक्सप्लेन हो गया, आपके एग्जाम में एक्सप्लेन आती है, क्लास नोट्स के अंदर भी मैं इसको पढ़ाता हूँ, जहाँ पे हम वॉइस नरेशन पढ़ते हैं, वॉइस के टाइम पे इसको पढ़ाते हैं डाई ट्रांजिटिव में। इसके अलावा जब वर्ब चैप्टर पढ़ते हैं डाई ट्रांजिटिव वाला, वहाँ पे भी इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी होता है, स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी। अगर हम इस स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो यहाँ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे तो टू होना चाहिए और टू भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं टॉपिक जो है पीछे रह सकता है। लेकिन जनरली जब जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है समथिंग वाला, अगर ये वर्ड के रूप में होता है तो ये टू से पहले आता है, और अगर ये कोई क्लॉज के रूप में होता है तो आपका जनरली पीछे जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड है टॉपिक, तो ये इससे पहले आना चाहिए, तो इसका मतलब है जो गिवन है वो तो गलत है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले आई टोल्ड हिम द टॉपिक, बेटा टॉपिक को टेल नहीं किया जा सकता है, आप स्टोरी सुनाते हो टॉपिक नहीं सुनाते हो, ठीक है, तो सुनाने के लिए नहीं आ सकता है। आई टॉट हिम द टॉपिक, इट इज करेक्ट, इट इज स्टिल करेक्ट कि द टीचर टॉट हिम द टॉपिक, टीचर ने उसको टॉपिक पढ़ाया। लेकिन इसमें क्या है कि हमने ना वर्ब चेंज कर दी, जब वर्ब चेंज हो जाती है तो उसमें भाव बदल जाता है। एक तो होता है पढ़ाना, किसी को टीच करना, और एक होता है एक्सप्लेन करना, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो रही है, इसीलिए अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन्ड द टॉपिक टू हिम, इट लुक्स करेक्ट, क्योंकि एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, एक्सप्लेन द टॉपिक टू हिम, एक्सप्लेन्ड टू हिम द टॉपिक होने को ये भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन सामान्यतः ये जो समथिंग है ये टू से पहले आता है ना कि बाद में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली पहले आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू के साथ पीछे रहता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लॉज के फॉर्म में होता, आई एक्सप्लेन्ड टू हिम दैट,
मतलब कोई भी आगे बात हमें जो कहनी है वो, ठीक है, तो अलग होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, ए नहीं होगा क्योंकि ए में वर्ब बदल जाती है। तो ये देख लेंगे, ये वही है जो है टू हिम वाला कर रखा है, ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ग्रामेटिकली ए ऑप्शन भी गलत है, मतलब सॉरी ए ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है ग्रामेटिकली, और होने को तो ग्रामेटिकली यार आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो 3 ऑप्शंस वर पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन अगर चूज करना है तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही सेड मी अ लाई। सबसे पहले ही सेड मी अ लाई, अब ये अंडरलाइन अ लाई को कर रखा है इन्होंने, लेकिन इसको पूरा करना चाहिए। सैड समथिंग टू समबडी होता है, जैसे वहां था ना अभी, मतलब से समथिंग टू समबडी, लेकिन टेल समथिंग मतलब टेल समबडी समथिंग, इस तरीके से के साथ क्या स्ट्रक्चर बनता है, से समथिंग टू, एस भी लिख रहा हूं शॉर्ट में समबडी के लिए, है ना। टेल के साथ 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, टेल समथिंग टू समबडी, और दूसरा टेल समबडी, शॉर्ट में समथिंग के लिए STH लिख रहा हूँ। तो टेल समबडी समथिंग या टेल समथिंग टू समबडी, ये दोनों स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब देखो सबसे पहले सेड टू मी लाई, लाई के लिए आर्टिकल गायब है इसीलिए ये गलत हो जाएगा। टोल्ड मी लाई, लाई के लिए आर्टिकल गायब है इसीलिए गलत हो जाएगा। सैड लाई गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बेस्ट है। सो ही टोल्ड मी अ लाई, वैसे भी लाई को ना हम से नहीं करते हैं, जनरली हम ट्रुथ के लिए स्पीक वर्ब लगाते हैं, तो ही स्पोक द ट्रुथ, ठीक है, और लाई के लिए टेल लगाते हैं, टेल अ लाई, है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रख लेंगे, टोल्ड अ लाई आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो टोल्ड मी अ लाई, यहाँ पे ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि इसमें लाई को आर्टिकल ड्रॉप कर दिया, आर्टिकल आता है लाई के साथ में, ध्यान रखेंगे। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। अब जैसे ही सेंटेंस देखोगे, ईच आपका सब्जेक्ट है, ऑफ आ गया, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा कैंडिडेट्स। ईच के हिसाब से वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर, इसीलिए हैव नहीं, क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। देयर की जगह पे क्या आना चाहिए, हेज आना चाहिए। तो देख लो एक बार, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे इज है। इज सबमिटेड का तो मतलब कैंडिडेट खुद सबमिट हो गए, ऐसा नहीं होना, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है। यहाँ पे भाई देयर लगा रखा है, ये भी गलत है, यहाँ पे भी देयर लगा रखा है, 4 ऑप्शन गलत है ना। ग्रामेटिकली देखा जाए सारे ही गलत हैं, ठीक है। अब लेकिन देखो ये पास्ट परफेक्ट है, डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट नहीं लगाना चाहिए हमें। पास्ट परफेक्ट हम तब लगाते हैं जब पास्ट के भी पास्ट में जाते हैं, तो बहुत इम्प्रॉपरली बनाया गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कायदे से ये हैज सही है, और यहाँ पे देयर की जगह पे हमें क्या लगाना चाहिए था, हिज लगाना चाहिए था, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है, बेस्ट ऑप्शन सी है जो गिवन ऑप्शन है। देखो यहाँ पे स्टेनो में एक चीज़ जो एरर में इतनी गलती मुझे नहीं दिखी जितनी इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में दिख रही है, क्योंकि इन्होंने इस पॉइंट पे ध्यान दिया है तो इसको छोड़ दिया है, अगर इस पे ध्यान दिया है तो इसको छोड़ दिया है, ये चीज़ें। अब एसएससी में आप ये भी नहीं भरोसा कर सकते हो, कोई अगर आपके ये कहता है कि नहीं नहीं एसएससी ये मानता है, एसएससी हो सकता है फाइनल आंसर की में ये और गलत करके दे दें, एकदम कचरा किस्म की इनकी कंटेंट टीम है और कचरा किस्म की इनकी सारी की सारी तैयारियाँ हैं, तो बहुत बेकार है। बाकी ठीक है, देखते हैं जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे हेड वाला क्यों गलत किया मैंने भाई, हेड वाला एक तो देखो डॉक्यूमेंट की वजह से गलत कर दिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक नहीं होगा, डॉक्यूमेंट को जनरली प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट सामान्यतः तब आता है जब पहले पास्ट का रेफरेंस हो, फिर उसके भी पास्ट में जाके पास्ट ऑफ पास्ट। टाइमलाइन पर अगर देखें तो अगर ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, कोई ऐसा एक्शन जो इससे पहले की बात करे तब। अब यहाँ पे तो 2 एक्शन ही नहीं है, पहले एक एक्शन पास्ट जाने के लिए चाहिए, फिर पास्ट ऑफ पास्ट के लिए चाहिए। डबल एक्शन सामान्यतः जब होता है तब पास्ट ऑफ पास्ट जाता है, यानी कि यहाँ पे परफेक्ट गलत हो जाता है। द रिसर्च पेपर वॉज फुल ऑफ एरर्स बिकॉज द डाटा इज नॉट वेरीफाइड बाई एनी एक्सपर्ट। देखो सबसे पहले वॉज है यानी कि पास्ट की बात है, अगर पास्ट की बात है तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए। तो अगर सेंटेंस को देखेंगे तो द रिसर्च पेपर आपका सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, फुल आपका एडजेक्टिव है, फुल के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एरर्स, बिकॉज आपका कंजंक्शन है, आगे नया सब्जेक्ट आ जाएगा बिकॉज के लिए, नई क्लॉज के लिए, द डाटा उसके लिए वर्ब है, इज नॉट वेरीफाइड बाई एनी एक्सपर्ट। रिसर्च पेपर अगर फुल ऑफ एरर्स पास्ट में है तो वेरीफाई भी कब नहीं किया गया होगा, पास्ट में, तो यहाँ पे पास्ट चाहिए, पास्ट चाहिए तो इज नहीं आ सकता, हैज़ नहीं आ सकता, वॉज नॉट वेरीफाइड, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन पास्ट का है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका
शी सैड दैट शी विल गो टू मार्केट लेटर। तो देखो सबसे पहले तो अगर आगे सैड आ रखा है, सैड है इसका मतलब है पास्ट है, पास्ट है इसका मतलब है सेल नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, कैन नहीं आ सकता। अब यहाँ पे वुड है और यहाँ पे कुड है। अब जस्ट ग्रामेटिकली देखना चाहते हैं, बोथ आर पॉसिबल। उसने कहा कि मैं बाद में जा सकती हूँ, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी का ज़्यादा सेंस रहता है क्योंकि विल था तो विल को वुड करना बेटर ऑप्शन है, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी के लिए कुड भी आता है आपका, लेकिन ठीक है वुड आपका, क्योंकि विल से वुड इन्होंने इस तरीके से देख लिया होगा। बाकी कुड भी आपका पॉसिबल आंसर था यहाँ पे। वैसे मार्केट के साथ जनरली आर्टिकल द लगाते हैं, इन्होंने नहीं लगा रखा है, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है इफ़ आई वॉज यू। अगेन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इमेजिनरी सिचुएशन, आई वॉज यू की जगह पर आई वर यू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, ही हैज़ मच वर्क्स टू फिनिश। सबसे पहले वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसको प्लूरल नहीं कर सकते हैं, प्लूरल नहीं कर सकते तो ये गलत है, प्लूरल नहीं कर सकते ये गलत है, प्लूरल नहीं कर सकते ये गलत है। कौन सा ऑप्शन बचा? दैट्स ओनली ऑप्शन ए लॉट ऑफ वर्क। ए लॉट ऑफ का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउन के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही डिनाइड टू हेल्प मी। अब देखो दो वर्ब होती हैं आपकी, एक होता है डिनाई और एक होता है रिफ्यूज। डिनाई हम उस चीज़ को करते हैं जो हम पहले कर चुके हैं या जो चीज़ें पास्ट से रेफरेंस रखती हैं, और रिफ्यूज उस चीज़ को करते हैं जो आगे होने वाला है। आगे जो होने वाले एक्शन होते हैं उनके लिए हम सामान्यतः इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, और जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उनके लिए हम सामान्यतः जीरण का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि डिनाई पहले की चीज़ों को दिखाता है या साइमल्टेनियस एक्शन को दिखा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर डिनाई के साथ में V1 ING का प्रयोग किया जाता है, ना कि 2 + V1 का। सो हेल्प टू मी गलत हो जाएगा, फॉर गलत हो जाएगा। सो ही डिनाइड हेल्पिंग मी। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? उसने इस बात के लिए मना कर दिया कि उसने मेरी मदद की है, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने मदद करने के लिए मना किया है, उसने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने मदद की है। सो ही डिनाइड हेल्पिंग मी। उतना सेंसिबल सेंटेंस नहीं है लेकिन ठीक है। द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ठीक है। देखो ब्लाइंड इन वन आई, ये सीधे सीधे क्लास नोट्स है ना, वहाँ से ये चीज़ें छपी रहती हैं, इसीलिए इतने छोटे सेंटेंसेस हैं। मैंने एरर वाली क्लास में भी बोला था, ये जितने सेंटेंसेस हैं ऑलमोस्ट इसके 80 to 90% सेंटेंस डिट्टो क्लास नोट्स में आपको मिल जाएंगे मेरे, डिट्टो। तो पता नहीं, क्योंकि ये वाला तो उसमें पढ़ाते ही हम, जब प्रीपोजिशन पढ़ाते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाते हैं कि ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है। ब्लाइंड टू फॉल्ट्स होता है, ब्लाइंड इन वन आई होता है। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, ही इज़ ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ही इज़ ब्लाइंड इन द राइट आई, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आगे अच्छा, इन्होंने जो आंसर दे रखा है बाई वन आई दे रखा है, नहीं ओके, इन्होंने जो आंसर दिया है वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये बच्चे ने बाई वन आई लगा दिया है लेकिन ये वाला दिख नहीं रहा है, तो हमने पता नहीं टीम ने जैसे भी ऑप्शन डाला होगा, क्योंकि करेक्ट तो यही होगा। तो अगर यहाँ पे करेक्ट वाला दिख नहीं रहा है तो पक्का इन वन आई रहा होगा, ठीक है। आगे, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। आर्टिकल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ एन आता है तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। वन नहीं लिखेंगे क्योंकि एक कोई हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। ऑनेस्ट अकेला नहीं आ सकता है क्योंकि मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आप लोग को लगेगा कि सर मैन तो हमने पढ़ा है कि जनरल सेंस में विदाउट आर्टिकल भी आ जाता है। बेटा वो जहाँ पे मैन का मतलब मैनकाइंड होता है, यहाँ पे हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ही इज़ ऑनेस्ट मैनकाइंड, वो नहीं कहना चाह रहा। मैनकाइंड का सेंस नहीं, मैन यानी कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, एक व्यक्ति की बात है, इसीलिए आर्टिकल तो आएगा। द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि किसी डेफिनेट व्यक्ति की बात यहाँ पे नहीं हुई है। तो आप कहोगे कि बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ही केम हियर विथ अ व्यू टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड। विथ अ व्यू टू डूइंग समथिंग होता है, विथ अ व्यू टू हो गया, ठीक है। ये कई सारे फ्रेजेस होते हैं, जैसे यूज्ड टू अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। यूज्ड टू बेसिकली हैबिट को दिखाता है, विथ अ व्यू टू पर्पस को दिखाता है, आप कोई काम किस इंटेंशन के साथ में कर रहे हो। तो विथ अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो मीट की जगह पे मीटिंग आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इन व्यू टू मीट नहीं होगा। ही केम हियर फॉर मीटिंग इज ओल्ड फ्रेंड। अब देखो कायदे की बात यह है कि जो ऑप्शन बी है ना, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, इसमें क्या दिक्कत है। ही केम हियर, भाई पर्पस बताने के लिए फॉर लगा सकते हैं, फॉर मीटिंग, तो सही है। अब इन्होंने जब ऑप्शंस बनाए ना, सेंटेंस तो इन्होंने उठा लिए, लेकिन अब जनरली
जिस तरीके से मतलब जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ ये नोट्स वगैरह से, किताबों से, उनसे सेंटेंसेज इन लोगों ने उठाए हैं। तो सेंटेंस ले लिया क्योंकि समझाने के लिए छोटे सेंटेंस यूज़ करते हैं। अब इसको इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बनाया, तो जो 4 ऑप्शन बनाने हैं उनको बनाने में भी गड़बड़ करिए। फॉर मीटिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अगेन डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। बाकी इसका आंसर तो इन्होंने लास्ट वाला ही दिया होगा, ठीक है। द मैनेजर डिस्कस्ड ऑन द इशू, देखो डिस्कस समथिंग विथ समबडी, ठीक है। डिस्कस समथिंग विथ समबडी ये इशू होता है, तो डिस्कस के साथ में ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि एग्जाम में अब तक कई बार आया है कि डिस्कस के साथ अबाउट लगा के देता है, जैसे यहाँ पे भी लगा रखा है डिस्कस अबाउट, नहीं होगा। एक्सप्लेन्ड द इशू, पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि द मैनेजर डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल, ऑब्वियसली करेक्ट है। डिस्कस्ड अबाउट द इशू ये गलत है। एक्सप्लेन्ड द इशू इन डिटेल, क्या दिक्कत है इसमें? नो प्रॉब्लम एट ऑल। द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द इशू इन डिटेल, ठीक है, क्या दिक्कत है? ही द मैनेजर टॉक्ड ओवर द इशू इन डिटेल, ये भी ठीक है, चल ये भी जाएगा। अनफॉर्चुनेट इट इज़ कि फिर भी हमें 3 में से एक ही चुनना है। इन्होंने क्योंकि ओरिजिनली डिस्कस वर्ब दे रखी है तो बेवकूफ़ों ने डिस्कस को ही सही मान लिया होगा। बाकी सी और डी दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कस्ड वाले को सही माना है, और ये जिस बच्चे की आंसर कॉपी है, अरे 2 थप्पड़ मारूंगा बदतमीज़, बीओडी बैच लेके पढ़ लिया होता तो डिस्कस के साथ में अबाउट ना लगा के आया होता, ठीक है। बाकी अनफॉर्चुनेट इट इज़, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ईच सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी हैज अ बुक। अब देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बात यह है कि क्या हैड यहाँ पे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? द आंसर इज नो। फिर भी मैं मान लूंगा कि चलो जी ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या गेट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? द आंसर इज नो। ग्रामेटिकली गेट्स भी सही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ बुक, हर बच्चे को बुक मिलती है। अब इसमें टेंस चेंज तो नहीं हो रहा है लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। अब ये लोग अगर इतना भी देखने लगेंगे ना कि मीनिंग ना बदल जाए, ये ना बदल जाए, ये दोनों ऑप्शन ग्रामेटिकली सही हैं। इज हैविंग गलत है क्योंकि हैव आपकी स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लगाते हैं। तो हैज इज द बेस्ट ऑप्शन। हैज नहीं होता तो हम गेट्स लगा देते, ये भी नहीं होता तो हम हैड लगा देते। इतने सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने बर्बाद कर रखे हैं, तो हैज वाला ही आंसर माना इन्होंने। ऑब्वियस सी बात है यही मानेंगे, बट आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इन्होंने क्या गड़बड़ करी है। द हायर यू गो द कूलर इट गेट, इट गेट नहीं इट गेट्स होगा, ठीक है। सबसे पहले कूलेस्ट नहीं आ सकता है, मोर कूलर नहीं आ सकता है, इट गेटिंग नहीं आ सकता है, तो कूलर इट गेट्स। फाइनली एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका भी कूलर इट गेट्स। अच्छा इसमें आर्टिकल द को अंडरलाइन नहीं कर रखा है, ठीक है, तो फिर तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है इसमें, ठीक है। ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। अब प्रिवेंटेड का मैंने कल जो एरर वाला वीडियो डाला था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो फ्रॉम आता है ना कि, तो फ्रॉम गोइंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, स्कार्सली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट वाज स्टार्टिंग टू रेन। सबसे पहले स्कार्सली नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो इन्वर्जन आता है, तो हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, लेफ्ट आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। स्कार्सली हो या हार्डली हो इसका पेयर वैन होता है, ठीक है। इट आपका सब्जेक्ट है, इट वॉज स्टार्टिंग टू रेन। देखो सबसे पहले डिड स्टार्ट इसलिए नहीं लिखेंगे, डिड का प्रयोग हम सामान्यतः तब करते हैं जब हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। वॉच के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती है क्योंकि ये पैसिव बन जाता है और बिगिन वर्ब को पैसिव में यहाँ पे यूज हमें नहीं करना है। हैड स्टार्टेड सामान्यतः ध्यान देंगे जो वैन वाली क्लॉज होती है ना उसमें परफेक्ट टेंस नहीं आता है, इंडेफिनिट आता है। तो स्कार्सली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग या इट स्टार्टेड टू रेन, दोनों चल जाएंगे, स्टार्टेड रेनिंग एंड स्टार्टेड टू रेन। अब एक चीज़ यहाँ पे जो और ध्यान देने की है, डबल परफेक्ट टेंस नहीं आता है। एक बार ऑलरेडी हैड प्लस V3 आ रखा है तो दोबारा नहीं लगाएंगे। डबल परफेक्ट सामान्यतः पास्ट का जो होता है वो गलत माना जाता है,
दिस इज द बॉय हु ही स्टोल द पर्स। अब जैसे ही देखोगे सेंटेंस, दिस आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, द बॉय आपका कॉम्प्लीमेंट है। वैसे इट इज़ द बॉय ज़्यादा सही रहता है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए जब भी हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं इट आता है ना। तो इट इज़ द बॉय हु, अब हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसका एंटीसीडेंट क्या है, बॉय। अब देखो हु क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो ये ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पे आ रखा है, तो एक तो ही हट जाएगा यहाँ से, हु स्टोल द पर्स। तो सबसे पहले आप विच नहीं लगा सकते क्योंकि थिंग्स के लिए आता है। हेड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म आती है, तो स्टोलन होना चाहिए था, स्टोल नहीं। हुम नहीं आएगा क्योंकि मैं सब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की नहीं। हु स्टोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, सी आर नॉट बिलीव। अब देखो इज एम आर वॉज वर, इसके बाद में या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और या फिर थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए आती है, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए आती है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस हम नहीं बना सकते बिकॉज बिलीव आपकी स्टेटिव वर्ब है। तो सबसे पहले तो इज एम आर नहीं आ सकता, तो इज आ रखा है ये गलत हो जाएगा, वॉज आ रखा है ये गलत हो जाएगा, तो डज वाला जो ऑप्शन है दैट्स द करेक्ट आंसर। सो सी डज नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, यानी कि वह इस चीज़ में विश्वास नहीं करती है कि टाइम वेस्ट किया जाए वर्किंग आवर्स के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। ये एरर डिटेक्शन में भी उन्होंने 2 बार पूछ रखा था, ठीक है। तो सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, क्योंकि इज लगा रखा है ना बेटा, इज है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा मैरिड। सेम सेंटेंसेज इन्होंने नोट्स वगैरह से उठाए हैं, उन्हीं सेंटेंसेज को इन्होंने भर भर के एरर डिटेक्शन में पूछा है, उन्हीं सेंटेंसेज को इन्होंने इंप्रूवमेंट में पूछ रखा है। आप ये पैटर्न अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेज है ना। कई बार क्लास में बच्चे शिकायत भी करते हैं हमसे इस बात की कि सर आप ना जब पढ़ाते हो तो छोटे सेंटेंस पढ़ाते हो, पेपर में बड़े आ जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको रीज़न दिया था कि छोटे सेंटेंसेस इसलिए कराए जाते हैं सामान्यतः कि उससे कॉन्सेप्ट को समझाना आसान होता है। भाई मैरी जब वर्ब होती है और जब एक्टिव वॉइस में रहती है तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, सी मैरिड अ डॉक्टर, ठीक हो जाता। लेकिन जब मैरी के आगे इज एम आर वॉज वर आ जाता है तो ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, या यूँ कह सकते हैं कि पैसिव के तरीके से काम कर रहा है। ऐसे केस में मैरी के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है, तो मैरिड टू अ डॉक्टर, सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, इसका मतलब है वह एक डॉक्टर के साथ शादीशुदा है, ठीक है। तो मैरिड इन अ डॉक्टर नहीं होगा, बाय अ डॉक्टर नहीं होगा, फ्रॉम अ डॉक्टर नहीं होगा। आगे, आई केम टू नो दिस फ्रॉम अ फ्रेंड, ठीक है। देखो सबसे पहले आई सब्जेक्ट है, केम आपकी वर्ब है, 2 + V1, टू नो टू नो टू नो टू नो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस आपका ऑब्जेक्ट था, दिस आपका ऑब्जेक्ट यहाँ भी, दिस यहाँ दिस की जगह दैट कर दिया, नो ऑफ कुछ नहीं होगा, नो इट बाई भी नहीं होता है, तो आई केम टू नो दिस थ्रू अ फ्रेंड। जब भी हम सोर्स की बात करते हैं ना, कोई चीज़ का ओरिजिन क्या है तो हम लगाते हैं फ्रॉम, लेकिन किसी चीज़ का माध्यम जब हम बताते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर थ्रू का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो थ्रू अ फ्रेंड आपका बेस्ट ऑप्शन है, तो थ्रू अ फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे अगला, तो थ्रू वाला ऑप्शन ही इन्होंने मार्क कर रखा है, बाकी ये 3 ऑप्शन थे जो कि नहीं मार्क किए, है ना। सेल्डम वी हैव सीन सच अ परफॉर्मेंस। देखो जैसे आपने देखा सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम से हो रखी है, यानी कि कोई नेगेटिव वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में रखा है। सेल्डम का मतलब ना के बराबर। अगर नेगेटिव वर्ड से शुरुआत हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर आपकी मेन वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब डिड है तो इसके साथ में मेन वर्ब V1 आनी चाहिए, ना कि V2। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ गया है, यहाँ पे हैड वी सीन है और यहाँ पे हैव वी सीन है। अब देखो ये पास्ट है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जनरली स्टैंड अलोन नहीं होते हैं। पास्ट परफेक्ट हम सामान्यतः कब लगाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। ये प्रेजेंट है, अगर पहले एक पास्ट की बात करें और फिर उसके भी पास्ट में जाए तब वहाँ पे पास्ट परफेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट हम कह सकते हैं कि हमने ऐसा परफॉर्मेंस तो कभी नहीं देखा है, तो सेल्डम हैव वी सीन सच अ परफॉर्मेंस, सच अ परफॉर्मेंस, ठीक है। आई गेस इसका आंसर हैड सीन दे रखा है इन्होंने, वो होना नहीं चाहिए, नहीं अच्छा हैवी दे रखा है, ठीक है। मेरे को लगा शायद मुझे किसी ने बोला था ये वाला क्वेश्चन कि हेड इसका आंसर था, हेड नहीं होगा इसका आंसर, हैव वाला होगा, है ना। द स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड। देखो स्टूडेंट्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा, अगर प्लूरल है तो वॉज वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। विल के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, ये गलत हो जाता है। नो सब्स्टिट्यूशन गलत हो गया और ये गलत हो गया। यहाँ पे आर आस्क्ड है, यहाँ पे वर आस्क्ड है, अब दोनों पॉसिबल है। अब बस हमें ये देखना है कि पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है। तो आर आस्क्ड टू सबमिटेड, अब बेटा टू के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू सबमिट, तो ए ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे पास्ट और प्रेजेंट दोनों चल जाते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं है, ना पास्ट का कोई रेफरेंस है ना प्रेजेंट का है, चल दोनों जाते हैं।
लेकिन क्योंकि वहाँ पे कुछ और गलती है तो वो छोड़ना पड़ेगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट। अब भाई देखो ध्यान रखेंगे, ये अगर आप लोगों ने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड मेरे से पढ़ा है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को बहुत बार मैंने पढ़ाया है, अब तक क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट हियर इट इज प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन है। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जहाँ पे जो डिमांड दिखाती हैं, रिक्वायरमेंट दिखाती हैं, ठीक है, ज़रूरत को दिखाती हैं। अगर ऐसी कोई वर्ब हो या ऐसा कोई फ्रेज हो या ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो डिमांड को दिखा रहा है, जो ज़रूरत को दिखा रहा है, रिक्वायरमेंट को दिखा रहा है, और उसके बाद में फिर दैट कंजंक्शन आ जाए और आगे एक क्लॉज आ जाए, तो इस क्लॉज में आपका क्या आता है, पास्ट का सब्जेक्टिव, सॉरी प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड आता है। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर नहीं देखा है, यूट्यूब पे मैंने करा रखा है, एक ही क्लास के अंदर देख लोगे, उस क्लास के अंदर एग्जैक्ट एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में दो स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला, या तो बेस फॉर्म, V1 भी ना लिख के मैं इसको स्पेसिफिकली बेस फॉर्म इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ही के साथ में या सी के साथ में या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में बेस फॉर्म आता है, ऐसे ES की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो या तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है इसमें, और या फिर बेसिकली इसका क्या आता है, शुड प्लस V1 आता है। दो ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। आ जाइए, एडवाइस किया है और आगे दैट लगा रखा है। वैसे तो नॉर्मली एडवाइस के साथ में इन्फिनेटिव आता है, अगर इन्फिनेटिव नहीं दैट क्लॉज है तो आपका क्या आ जाएगा, तो मस्ट टेक्स तो नहीं हो सकता है, ठीक है, और शुड टेक्स नहीं होगा, तो टेक रेस्ट आपका करेक्ट। टेक द रेस्ट नहीं होता, किसी डेफिनेट रेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट ही टेक रेस्ट। अब देखने में अजीब लगेगा कि ही टेक रेस्ट गलत है, बट ये सही है बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे, दे रिटर्न बैक टू देयर होम। अब इसको यहाँ तक पूरा अंडरलाइन होना चाहिए, रिटर्न तक, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, रिटर्न के साथ में बैक नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो रिटर्न के साथ में बैक नहीं आना चाहिए था। अच्छा, किसी ऑप्शन में दे भी नहीं रखा है, सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। दे रिटर्न टू हाउस। बेटा हाउस के साथ में कोई ना कोई आपको डिटर्मिनर की जरूरत पड़ती है। होम क्या है, होम के साथ में आप बिना डिटर्मिनर लिख सकते हैं, आई केम होम, आई वेंट होम, लेकिन क्योंकि होम वहाँ पे एडवर्ब के तरीके से काम कर जाता है। लेकिन हाउस आपका प्योरली नाउन है, नाउन है तो इसके साथ कोई ना कोई या तो पजेसिव केस या कोई आर्टिकल चाहिए होता है, गलत हो जाएगा। दे केम बैक टू होम। वैसे दे केम बैक होम आपका बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि होम को हम डायरेक्टली लिखते हैं, उसको टू के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो टू सामान्यतः नहीं आता है। आई वेंट होम लिखता हूँ, वेंट टू होम नहीं लिखते हैं। आई केम टू होम लिख सकते, मतलब आई केम होम लिखते हैं, केम टू होम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो टू वाले की वजह से गलत हो गया। ही वेंट बैक होम, देखो वेंट बैक जनरली नहीं लिखते हैं हम, रिटर्न होम लिख दीजिए, वो आपका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और वैसे भी ओरिजिनल सेंटेंस में रिटर्न वर्ब थी, तो रिटर्न आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला आपका, नो सूनर आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, नो सूनर, जो कि नेगेटिव वर्ड है। किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से खास करके कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हम इन्वर्जन यूज करते हैं। नो सूनर के साथ में सामान्यतः दो तरीके के सेंटेंसेस मतलब टेंस चल जाते हैं, या तो आपका हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट का परफेक्ट, और या फिर आपका V2 यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट, है ना, ये दोनों चलते हैं नो सूनर के साथ में। दोनों में से एक चूज करना हो तो दिस इज द बेटर वन, ये आपका कम यूज होता है, ठीक है। यानी कि चल दोनों जाते हैं लेकिन ये कम यूज होता है। ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें आप देखोगे ना, चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये टीम ने भी दिखाया था और इसका भी मैं सोर्स भी दिखाऊंगा आपको। तो अगर आप देखते हो ना, ये जो नो सूनर होता है इसकी दो पोजीशन सेंटेंस में पॉसिबल होती है, ठीक है। नो सूनर, जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं दो पोजीशन पॉसिबल होती है। एक तो मिड पोजीशन, मिड पोजीशन का मतलब होता है जहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो सीधे मेन वर्ब से पहले आ जाते हैं। दूसरी जो इनकी पोजीशन होती है वो होती है एट द बिगिनिंग, यानी कि जो फ्रंट पोजीशन जिसको हम बोलते हैं। जब ये फ्रंट पोजीशन में आते हैं तो ये इन्वर्जन लेते हैं सेंटेंस में। तो नो सूनर को अगर मैं फ्रंट में लिखता हूं तो इन्वर्जन आना चाहिए, है ना। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब से, मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। अगर इसको देखा जाए मिड पोजीशन में लिखा जाए तो इन्वर्जन नहीं आएगा, यानी कि असर्टिव स्ट्रक्चर आएगा। ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। आई सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, बीच में नो सूनर आ गया, रीच्ड आ गया, ग्रामेटिकली करेक्ट है।
नो सूनर शुरुआत में आ गया तो डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V1 आ गया, डिड के बाद V1 आता है। नो सूनर के साथ में क्या ये वाला पॉसिबल है? पॉसिबल तो ये भी है, यानी कि पॉसिबल तो ये भी है। आई आ गया, नो सूनर आ गया, मेन वर्ब आ गया, V2। V2 के पहले नो सूनर आ सकता है मिड पोजीशन में, पॉसिबल तो ये भी है। नो सूनर आ गया, हेड आ गया, आई आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पॉसिबल तो ये भी है। अगर ग्रामेटिकली देखें सारे पॉसिबल है। आप ये मत समझना, ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि नो सूनर सेंटेंस के शुरुआत में ही आ सकता है, और जिन भी लोगों ने ये कंटेंट बनाया है ना, ये जो क्वेश्चंस बनाए हैं, उनकी नॉलेज भी बड़ी लिमिटेड है। एसएससी को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को क्वेश्चन बनाने का वेंडर दिया है ना इन लोगों ने, उन लोगों को इतनी सी नॉलेज इंग्लिश की नहीं है, और उनको खुद को इंग्लिश की नॉलेज नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि उनको टीचर्स के नोट्स उठाने पड़ रहे हैं। सीधे सीधे नोट्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे के सारे वहाँ से उठा रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है, सारी चीज़ें वही की हैं। अब आप देखोगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये मैंने डलवाया था। ये माइकल स्वान नाम से एक किताब आती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी किताब है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज करके, और वहाँ के दोनों एग्जाम्पल्स हैं। ये देखो, इसमें अगर इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करोगे तो आई सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नो सूनर आ गया, क्लोज्ड आ गया, द डोर, देन आ गया। वी सब्जेक्ट है, नो सूनर आ गया और V2 आ गया, यानी कि ये V2 के पहले आ सकता है, ये हेड प्लस V3 के बीच में आ सकता है, और जब ये शुरुआत में आ जाएगा तो ये इन्वर्जन आ जाएगा। यानी कि अगर हम देखें ना ग्रामेटिकली, ऑल 4 ऑप्शंस आर पॉसिबल। अब आ जाते हैं जी मुद्दे पे कि अगर एग्जाम में ऐसा इन्होंने कर ही रखा है, और ये बदतमीज इस किस्म के हैं कि ये मानेंगे भी नहीं, तुम रिप्रेजेंटेशन डालते रहना, और ये मानने वाले हैं नहीं। और अब तो इन पर और भी ज़्यादा जोर पड़ेगा मानने में, क्योंकि अगर ये रिप्रेजेंटेशन का पैसा वापस देने लग गए तो फिर तो ये नहीं मानेंगे भाई, फिर तो ये कहेंगे कि जो आंसर दे दिया वो सही है, हम ब्रह्मास्मि, ऐसे बन जाएंगे ये लोग। तो इसका मतलब अब हमें इनमें से कौन सा चूज करना पड़ेगा। जब बात टेंस की आएगी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन सा प्रेफरेबल है आपका स्ट्रक्चर, दिस वन, यानी कि हेड प्लस V3 वाला जो होता है ना, ये प्रेफरेबल है। यानी कि मैं कहीं ना कहीं कह दूंगा कि इन दोनों में इंडेफिनिट है, इसीलिए मैं इनको छोड़ देता हूं। दीज आर करेक्ट, लेकिन ये थोड़ा सा लेस प्रेफरेबल है, ठीक है, इनको हमें कम प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखें तो आई हैड नो सूनर रीच्ड, सही ये भी है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है खास करके ब्रिटिश इंग्लिश में, तो ब्रिटिश इंग्लिश में नो सूनर के साथ में इन्वर्जन मोस्ट कॉमन है। इनिशियली भी सेंटेंस में नो सूनर स्टार्टिंग में था, सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन 4। अगर जो दिए गए 4 ऑप्शंस को देखें तो उनमें से ये वाला बेस्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि ये तीनों गलत हैं, ये तीनों चल सकते थे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आगे देखेंगे भाई, अगला आपका जो क्वेश्चन है, द मीटिंग विल बिगिन बाई 3 PM। देखो वॉच टाइम के लिए, क्लॉक टाइम के लिए एक्चुअली में एट का प्रयोग करते हैं, तो एट 3 PM। अब बात ये आती है, क्या अराउंड नहीं आ सकता है? आ सकता है, लगभग 3 बजे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे ये बेस्ट ही ढूंढ रहे हैं, जब जब क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं ना, तो दे आर लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे, सी इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। देखो कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ आता है, 2 + V1 नहीं आता है, ठीक है। सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंट टू डू समथिंग नहीं होता, कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सी प्रेफर्स टू स्टे एट होम देन गो आउट। भाई प्रेफर के साथ में कल भी मैंने बताया था कि इसके साथ देन नहीं आता है, तो देन नहीं आएगा। स्टेइंग होम देन मतलब रेदर या ये तो नहीं आएगा, ठीक है। सी प्रेफर्स टू स्टे एट होम टू गोइंग। अब देखो जनरली प्रेफर के साथ में टू स्टे ना आके वर्ब की ING फॉर्म आते हैं, सी प्रेफर्स स्टेइंग एट होम टू गोइंग आउट, ठीक है। तो कंपैरिजन जब होता है तो आप ध्यान रखेंगे प्रेफर के साथ में नॉर्मली भी, जब प्रेफर के पहले वुड वगैरह आ जाता है, आई वुड प्रेफर, सी वुड प्रेफर, तो आगे इन्फिनेटिव आता है। लेकिन अगर प्रेफर डायरेक्ट एक वर्ब के रूप में लिखा जाता है तो इसके साथ जनरली जीरंड का प्रयोग करते हैं। सो प्रेफर, आई प्रेफर गोइंग देयर, आई प्रेफर हैविंग टी, ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। आगे देखेंगे, हार्डली ही हैड रीच्ड, सेम जो नो सूनर में था सेम सिचुएशन यहाँ भी लगती है। दोनों पॉसिबल होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, लेकिन प्रेफरेंस दी जाती है पास्ट परफेक्ट को, ठीक है। देख लेते हैं, ही हैड हार्डली रीच्ड, सेंटेंस करेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डली हैड ही रीच्ड, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर गलत है क्योंकि आगे वैन लगा रखा है। ही हार्डली हैड रीच्ड गलत है क्योंकि हार्डली का प्रयोग हेड और इसके बीच में। अब करेक्ट तो दोनों, ए ऑप्शन भी और बी भी,
दोनों में से किसको बेटर मानेगा एसएससी? क्योंकि ओरिजिनली इन्वर्जन चाह रहे थे लगवाना, और क्योंकि इन्होंने जब क्वेश्चन डाला है ना तो इन्वर्जन के नोट्स पढ़ के डाला है, और इन्वर्जन के नोट्स पढ़ के डाला है ना, तो इनके दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा था कि इन्वर्जन कैसे लगेगा, ठीक है, इसीलिए इन्वर्जन वाले को मार्क कर देना भाई। ही वर्कड वेरी हार्डली टू पास द एग्जाम। हार्ड और हार्डली का डिफरेंस रामबाण में दे रखा है, क्लास में भी पढ़ाते हैं, वही है। ही वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है, सो ही वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है, तो ही वर्कड वेरी हार्ड टू पास द एग्जाम। वेरी रेगुलरली उतना अच्छा नहीं है, वेरी सिंसियरली कैन वर्क, ही वर्कड सिंसियरली या ही वर्कड वेरी सिंसियरली, इट कैन वर्क, ठीक है, चल सकता है, बट इट चेंजेस द मीनिंग, है ना, मीनिंग में बदलाव आ जाएगा। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, प्रेफर के साथ में देन का नहीं टू का प्रयोग करते हैं सर, अभी ये बताया था आपको, तो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है, आगे देखेंगे। ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स। ही इज आपका वर्ब है, वन ऑफ आ गया बेटा, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए एंटीसीडेंट प्लेयर्स है, प्लेयर्स अगर है एंटीसीडेंट, हु का एंटीसीडेंट कौन है? प्लेयर्स, प्लेयर्स है तो यहाँ पे हैज की जगह पे हैव का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। हैड स्कोर्ड तो पास्ट की बात है, स्कोर्स तो सिंगुलर वर्ब है, हैड बीन स्कोरिंग पास्ट की बात है, तो हैव स्कोर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। ही इंसिस्टेड टू गो होम, कल मैंने एरर डिटेक्शन की क्लास में बताया था कि इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग होता है, इंसिस्ट टू डू समथिंग नहीं होता है, ठीक है, सो इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम। आगे, आई एम यूज्ड टू ईट, अब देखो आई एम यूज्ड टू, इसका मतलब है ये तो स्ट्रक्चर वो वाला आ गया, हैबिट वाला। आज ही की क्लास में आपको बताया था कि यूज्ड टू जब हैबिट को बताता है तो उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, तो आई एम यूज्ड टू ईटिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई एम यूज्ड टू ईटिंग लेट एट नाइट, मेरी आदत है कि मैं लेट खाना खाता हूँ। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम आ जाए, इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए, इट इज़ टाइम आ जाए, तो इनके साथ में V2 प्लस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यू लीव नहीं, यू लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यू लेफ्ट द रूम, ठीक है। तो ये सिंपल से, कल जो एरर वाली क्लास थी उसमें भी ये सारे थे, देखा जाएगा ना, जो एरर में कॉन्सेप्ट पूछे थे वही इंप्रूवमेंट में लगभग पूछ रखे हैं, क्वेश्चंस को बस घुमाया गया है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से आगे हार्डली वाला जो है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, हार्डली आपका एडवर्ब है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, द रूम उसका ऑब्जेक्ट है, वैन कंजंक्शन है, द फोन सब्जेक्ट है, रैंक आपकी V2 है। हार्डली हैड आई एंटर्ड, ये तो पक्का करेक्ट आंसर है। हार्डली वॉज आई एंटरिंग, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है। आई हैड हार्डली एंटर्ड, करेक्ट ये भी है, बट क्योंकि एसएससी को उतनी नॉलेज नहीं है तो इसको गलत मानना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी सी इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, ग्रामेटिकली। द टीचर आस्क्ड दैट हु वॉज एब्सेंट, अब देखो द टीचर सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपकी वर्ब है, अगर जो WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो यही खुद कंजंक्शन का काम करते हैं, अलग से एक और कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल हु लिख दो, द टीचर आस्क्ड हु वॉज एब्सेंट, टीचर ने पूछा कि एब्सेंट कौन था, तो दैट लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे। वैसे यहाँ पर हु की जगह विच स्टूडेंट लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? इट कैन वर्क, ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड विच स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट था, या हु वॉज एब्सेंट, एक ही बात है। इन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन बनाते टाइम सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पर फोकस किया है कि करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट में करेक्ट डल जाए कोई दिक्कत नहीं है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड यस्टरडे, अब यस्टरडे है यानी कि पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम है तो इसमें पास्ट का परफेक्ट मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता है। अब देखो जो प्राइसेस हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि कल रोज़ राइज कर गया, ठीक है, जनरली इंक्रीज़ होते हैं, और वैसे भी अगर इन्होंने एक बार इंक्रीज़ लिख दिया ना तो वो इंक्रीज वाले कोई ऑप्शन मानेंगे, रीज़न भी नहीं आ सकता है, हैज़ तो आएगा ही नहीं, तो इंक्रीज यस्टरडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड यस्टरडे। आगे, आई विश आई एम टॉलर, अगर आई विश लिख दिया तो आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल है यानी कि आई हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एम वॉज या ये सब नहीं आएगा, वर आएगा, आई वर टॉलर, आई वुड बी, आई कुड बी, आई वॉज, ये सब नहीं आएंगे। वैसे वुड बी इज़ पॉसिबल, ठीक है, कि काश मैं लंबा हो जाऊँ आगे फ्यूचर में, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, वुड बी इज़ पॉसिबल, लेकिन वर आपका बेस्ट होता है ना। वी वेटेड फॉर हिम सिंस 2 आवर्स, 2 आवर्स आपका क्या है,
आपका कोई पीरियड है, पीरियड के लिए फॉर आता है, सिंस नहीं आता है, ठीक है। फॉर 2 आवर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनटिल 2 आवर्स, फ्रॉम 2 आवर्स, बाई 2 आवर्स, ये सब नहीं बनेंगे। द वॉल इज डेकोरेटेड बाई पोस्टर्स। अब डेकोरेटेड विथ समथिंग होता है, सो डेकोरेटेड विथ पोस्टर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंटेड इन पोस्टर्स, द वॉल इज फुल ऑफ पोस्टर्स, क्या ये गलत है? ए ऑप्शन ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। द वॉल इज फुल ऑफ पोस्टर्स, पोस्टर से भरी पड़ी है। द वॉल इज कवर्ड इन पोस्टर्स, क्या ये गलत है? गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेंस उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि पूरी वॉल कवर्ड तो थोड़ा ऐसा सेंस आता है ना, पूरा ऐसे कवर कर रखा हो, तो सेंस उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल इट कैन वर्क। आई हैड नोन अबाउट द डिले, आई विल वेट, मतलब सॉरी, हैड आई नोन अबाउट द डिले आई विल वेट। हैड आई नोन है, इसका मतलब है ये थर्ड कंडीशनल होता है ना, जो हाइपोथेटिकल कंडीशन, मतलब जो काउंटर फैक्चुअल होता है, उसका इन्वर्टेड फॉर्म है। कंडीशनल में इन्वर्जन पढ़ा है ना। हैड आई नोन का मतलब है इफ आई हैड नोन। अगर इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट की अनरियल कंडीशन है, तो यहाँ पे भी पास्ट का ही रिजल्ट अनरियल बनेगा, तो आई वुड हैव वेटेड, आई वुड हैव वेटेड। क्या विल हैव वेटेड आ सकता है? नहीं। वुड वेटेड आ सकता है? नहीं। वेटेड आ सकता है? नहीं। वुड हैव वेटेड, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, सी सैड मी, सी सैड मी नहीं, सी टोल्ड मी द ट्रूथ। वैसे स्पीक द ट्रूथ सही होता है, लेकिन अगर मी अगर लगाना है, स्पीक द ट्रूथ टू समबडी कह सकते हैं, लेकिन स्पीक समबडी द ट्रूथ नहीं हो सकता है, तो टेल समबडी द ट्रूथ, तो ही टोल्ड मी द ट्रूथ। सेड टू मी नहीं होगा, सेज नहीं होगा, स्पोक टू मी नहीं होगा। अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहता है, ही टोल्ड मी द ट्रूथ। नेक्स्ट, सी डिड हर वर्क वेरी गुड। सी सब्जेक्ट है, डिड आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वर्क उसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो, ये क्लास में गुड और वेल का जहाँ पे डिफरेंस पढ़ाते हैं ना, वहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सी डिड हर वर्क, हाउ कैसे किया, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे वेल आना चाहिए ना कि गुड, तो वेरी वेल, क्वाइट गुड, रियली ग्रेट, टू वेल तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मीनिंग बदल जाएगा, है ना। आगे, शी वॉज नॉट इनफ टॉल टू प्ले बास्केटबॉल, ये भी आपको बहुत आराम से पढ़ाया जाता है। सी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब नेगेशन है, टॉल आपका एडजेक्टिव है सर, है ना। जब भी एडजेक्टिव के लिए इनफ आता है, तो एडजेक्टिव के बाद आता है सी वॉज नॉट टॉल इनफ, सो नॉट टॉल इनफ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वॉज नॉट टॉल इनफ टू प्ले बास्केटबॉल। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, सी वॉज टू शॉर्ट टू प्ले बास्केटबॉल? बात तो एक ही है, ग्रामेटिकली एंड मीनिंग वाइज दिस इज पॉसिबल। ए ऑप्शन इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। क्या ग्रामेटिकली ये गलत है, सी इज नॉट टॉल टू प्ले बास्केटबॉल? करेक्ट तो ये भी है, सी इज नॉट टॉल, वह टॉल नहीं है, किस चीज़ के लिए, खेलने के लिए। हाँ, इनफ होता है तो क्लैरिटी ज़्यादा होती है, बट इनफ के बिना भी इट कैन वर्क, ठीक है। तो नॉट एंटायरली रॉन्ग, बट यस थोड़ा सा वैसा ऑफ फील होता है। वेरी के साथ में जनरली इन्फिनेटिव नहीं आता है, तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। बाकी ये वाला ए ऑप्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। बारिश आ रही है क्या, देखिए एक बार। शी सक्सीडेड बाई वर्च्यू ऑफ हर टैलेंट। देखो, बाई वर्च्यू ऑफ यानी बिकॉज ऑफ, या तो ओइंग टू लिखते हैं, तो ओइंग टू तो नहीं है, या बिकॉज ऑफ लिखते हैं, यहाँ पे ऑफ नहीं है, कॉज ऑफ कुछ नहीं होता है, ड्यू टू सही है, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ। आ रही है बारिश है? अरे बारिश बड़ी दिक्कत कर रही है पंजाब में, इतनी सारी बाढ़ आ रखी है, उनको देख देख के दिमाग ख़राब होता है मेरा, तो इतना सारा परेशान हो रहे होंगे लोग, मतलब इतने सारे लोगों को परेशान किया है इसने। दिल्ली में भी हालत ख़राब है, हालांकि हम तो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर बहुत सेफ़ है, कोई बाढ़ वाढ़ नहीं आएगी, लेकिन स्टिल पंजाब, हिमाचल और ये जो इस साइड के राज्य हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ है, बहुत ज़्यादा पानी है, इतने सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए, घर डूब गए। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के लिए घर से जाना पड़ता है, जिस आदमी ने सालों मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के, बच्चों का पेट काट के, एक लोग पता है पैसा जोड़ने के लिए यार खाने तक की चीज़ों में कंजूसी करते हैं, ढंग से खाना तक नहीं खाते चीज़ों को,
और उनको जोड़ जोड़ के जो घर बनाता है, सारी चीज़ें करता है, फिर वो घर बाढ़ में, पानी में खराब हो जाए, बह जाए, टूट जाए, ढह जाए, कितना दुख होता होगा यार। मतलब इमेजिन करके देखो ना, बहुत बहुत बुरा लगता है ऐसी चीज़ें सोच सोच के। बट ठीक है, देखो आगे अगला आपका क्वेश्चन है, यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग होता है, ठीक है। तो रिफ्रेन फ्रॉम आपका हो जाएगा रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। स्टॉप स्मोकिंग होता तो चल जाता, ऑफ की वजह से गलत है। स्टॉप टू स्मोक का मतलब है कि रुक के स्मोकिंग कर लो, ठीक है। यू मस्ट क्विट फ्रॉम स्मोकिंग नहीं होता, क्विट स्मोकिंग होता, ठीक है। आगे, द क्रिमिनल वॉज अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग। तो अक्यूज के साथ ऑफ आता है ना कि फॉर, तो अक्यूज ऑफ थेफ्ट, ऑन, विथ, अबाउट ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सारे क्लासेस में ही डिस्कस होते रहते हैं। आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है, पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आएगा, आई विजिटेड दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब एकदम मतलब अगर आपने कोचिंग करी है, क्लास ली है, कुछ भी किया है, तो दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट ईजी, ठीक है। द फिक्सन, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जो बच्चे शायद जिन्होंने मेरा बैच पढ़ा है, एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं आया जो कि मैंने क्लास के अंदर कवर ना करा रखा हो। लगभग एग्जाम्पल भी वैसे ही हैं जैसे क्लास में होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज है, ऑलमोस्ट 90% सेम चीज़ें हैं, ठीक है। द फिक्सन एंड नॉन फिक्सन बुक दैट आई बोरोड। अब देखो दैट क्या है, ये यहाँ पे ना कॉमा के साथ में जो क्लॉज आती है वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है भाई, और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में कभी भी दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, दैट इज नॉट यूज्ड इन नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज। अब की बार देखा जाए ना, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड पूछे हैं, लगभग हर चैप्टर से पूछा गया है। कोशिश अच्छी करी है, लेकिन थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट आप किताबों से उठा लो। बट मेरे को लगता है कि इट इज़ क्लियरली अनफेयर। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि देखो मेरी किताब से पूछ, मेरे नोट से पूछ रहा है, हाँ जी मेरे से पढ़ो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ कर लो, नहीं। आज मुझे लग रहा है मेरे नोट से इतना सारा, हो सकता है किसी और टीचर को भी लग रहा हो सकता है कल को किसी और के नोट से सारा आ जाए। इट इज़ अनफेयर, इट इज़ अनफेयर नॉट फॉर द टीचर्स। टीचर्स का क्या है, वो तो पढ़ाते रहेंगे, आज किसी का आएगा तो कल किसी का आएगा। इट इज़ अनफेयर फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि एक स्टूडेंट हर टीचर के नोट्स तो नहीं चेक कर सकता ना। आप कॉन्सेप्ट कोई भी लीजिए, बट द एग्जाम्पल, द सेंटेंस शुड बी योर्स, है ना, सिर्फ आपका होना चाहिए। तो सेंटेंस जो फ्रेम करे जाए, क्योंकि उससे अनफेयर एडवांटेज किसी को ना मिले, सब बराबरी पर रहें, ठीक है। अभी तो हम फॉर्चुनेट है कि हमारे में से लगभग सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो द फिक्सन एंड नॉन फिक्सन, तो दैट नहीं आ सकता है, दैट नहीं आएगा तो नो इम्प्रूवमेंट, तो चलो ऑप्शन भी नहीं दिया है। वॉट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एंटीसीडेंट अवेलेबल है बुक के रूप में, तो वॉट नहीं आएगा। वॉट हम तब लगाते हैं जब एंटीसीडेंट नहीं होता है। हुम नहीं आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स। हुज नहीं आएगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स। तो विच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विच आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, नन ऑफ द ऑप्शन। भाई नन ऑफ के साथ में जब भी वर्ब आएगी तो सिंगुलर आएगी, तो नन ऑफ द ऑप्शन नहीं होगा। एक तो नन ऑफ के साथ में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, जैसे ईच ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, ईदर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, द नंबर ऑफ हो गया। इनके साथ में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, तो ऑप्शंस होगा। तो सबसे पहले तो वैसे इन्होंने जो क्वेश्चन दे दिया, अब इसका अगर कोई ऑप्शन देखेगा और इसको देखेगा तो आदमी को ये नहीं लगेगा, इसका मतलब शायद है कि इन ऑप्शंस में से कोई नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में इसका इम्प्रूवमेंट है। तो नन ऑफ द ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो वन को ऑफ के पहले यूज नहीं करते सामान्यतः, ध्यान रखेंगे। नो वन में और नन में यही डिफरेंस है, नो वन आपका इंडेफिनिट के तरीके से काम करता है और नन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव के नेचर में काम करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होते हैं वो ऑफ के पहले आते हैं, और जो इंडेफिनिट इन नेचर आते हैं वो बिना ऑफ के आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एवरीवन होता है उसको ऑफ के पहले नहीं लगाते हैं। अगर एवरीवन को ऑफ के पहले लगाना हो तो अलग अलग वर्ड कर देते हैं, एवरी अलग और वन अलग। आपने समवन को ऑफ के पहले नहीं देखा होगा क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, तो ये इंडेफिनिट है, इसको ऑफ के पहले नहीं लगाते, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शनल्स नहीं होता है बेटा, ऑप्शनल्स तो गलत हो जाएगा, ऑप्शंस की बात कर रहे थे। एनी ऑफ द ऑप्शनल्स, ये भी गलत है, एनी ऑफ भी नहीं आना चाहिए था। एनी सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है और सब्जेक्ट के अंदर में एनी नहीं आता है, ऑब्जेक्ट में आता है नॉट लगाने के बाद, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये लास्ट वाला यही है, नन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। आगे देखेंगे, ही डिड नॉट न्यू द आंसर। भाई डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब ने देखा है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, मेन वर्ब है, द आंसर उसका ऑब्जेक्ट है। तो ही डिड नॉट नो द आंसर, ठीक है, ही डिड नॉट नो द आंसर। ही डज नॉट गो टू शॉपिंग। गो शॉपिंग आपका फ्रेज होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। गो शॉपिंग जब वर्ब पढ़ाता हूँ वहाँ पे आपको अच्छे से बताता हूँ। तो ही
डज नॉट गो शॉपिंग। अब देखो वैसे अगर इन्होंने डज नॉट को अंडरलाइन कर रखा है तो ही सेल्डम गोज एट शॉप, ये तो वैसे गलत हो जाएगा। रेयरली गोज टू परचेज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट, ही इज इनफ रिच टू बाई अ कार। अब रिच आपका एडजेक्टिव है और जब भी इनफ एडजेक्टिव के लिए आता है, नाउन के लिए इनफ आएगा तो नाउन से पहले आएगा, एडजेक्टिव के लिए आएगा तो बाद में आएगा। तो ही इज रिच इनफ टू बाई अ कार, ही इज टू रिच टू बाई अ कार, ये मीनिंग वाइज गलत हो जाता है सर। टू रिच टू बाई अ कार का मतलब है वो इतना अमीर है कि कार नहीं खरीद सकता, फिर किस प्रकार का अमीर है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ही इज सफिशियंटली रिच, ये भी इस तरीके के स्ट्रक्चर से हम बहुत रेयर यूज करते हैं, ठीक है। रिच टू मच तो सेंस नहीं देगा यहाँ पर, आगे देखेंगे। तो रिच इनफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। और बाकी मेरे भाई अगर आपको लिटरली फील होता है कि इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी भी आपको दिक्कत लगी है कहीं पे भी, तो यू कैन ऑलवेज चेक आउट माय इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। इस बैच के अंदर आपको ये जितनी चीज़ें आपको यहाँ देखी हैं सारे के सारे एग्जाम्पल समेत मिल जाएंगे, वहीं पर एग्जाम्पल समेत मिल जाएंगे, डिट्टो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच आपको मिलता है। बहुत सॉलिड कंटेंट है, बहुत सॉलिड चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मिलता है। बाकी अगर आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट भी आपको कॉम्बो में मिल सकते हैं, और जैसे ये 699 का एक सब्जेक्ट मिलता है, बाकी सारे मिला के 2699 में मिल जाते हैं आपको, है ना। बाकी लाइव बैच भी हमारा, लाइव बैच भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी बुक्स हैं जिन बुक्स को आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं तो अभ्यास्त्र को जरूर रिकमेंड करूंगा, इस टाइम पे प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, आप CPO की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है, अच्छे लेवल के और हर तरीके के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि जरूर अभ्यास्त्र आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने के लिए इससे बड़ा अस्त्र आपके पास में कोई और नहीं है, ठीक है। बाकी वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी, कंप्लीट ग्रामर के लिए इंग्लिश रामबाण, जो आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, रिवीजन के लिए हमारी 2 पॉकेट रॉकेट बुक्स आती हैं, एक छोटी वोकैब की और एक छोटी ग्रामर की, ठीक है। आप इन दोनों को चेकआउट कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पज, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश और एंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, ये हमारे व्हाट्सएप चैनल है, इन पर भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी पिछली क्लास की PDF भी मैंने डाल दी थी, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लगातार क्लासेस देखें, डेली देखें, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।